नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के लगभग 700 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, उसी क्रम में आज हमारा चौथा पार्ट है। प्रीवियस 3 पार्ट्स में हम लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। पर इससे पहले कि मैं सेशन प्रारंभ करूं दोस्तों, जो भी चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने राजकीय पुस्तकालय की स्थापना कर इसका अध्यक्ष किसे बनाया? बरनी को, अमीर खुसरो को, बदायूनी को या इब्न बतूता को? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। जलालुद्दीन खिलजी ने राजकीय पुस्तकालय की स्थापना की थी और उसका अध्यक्ष उन्होंने अमीर खुसरो को बनाया था। अमीर खुसरो जिन्होंने लगभग 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा और कई पुस्तकों की रचना करी, जिसमें से किरानुस सदाइन, मिफ्ताउल फतूह, खुजाइनुल फतूह, आशिका, तुगलकनामा जैसी किताबें प्रसिद्ध हैं। हम अमीर खुसरो पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में या अगले वीडियो में, जैसे भी संभव हो पाएगा। पूरे विस्तार से हम अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। अमीर खुसरो से कई प्रश्न बनते हैं दोस्तों। फिलहाल आप इस प्रश्न को याद रखिए कि यदि आपसे पूछ ले कि जलालुद्दीन खिलजी ने राजकीय पुस्तकालय की स्थापना कर इसका अध्यक्ष किसे बनाया, तो उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, किसने अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को ग्रामीण क्रांति कहा है? हबीबुल्लाह, मोहम्मद हबीब, इसामी या इब्न बतूता? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति कहा है, जबकि खिलजियों के कार्यों को वो ग्रामीण क्रांति बताते हैं। तो यदि पूछ लिया, असत्य सत्य में दे दिया जाए कि तुर्कों के आगमन को मोहम्मद हबीब ने ग्रामीण क्रांति कहा है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुर्कों के आगमन को उन्होंने नगरीय क्रांति कहा है, यानी जो तुर्कों के कार्य करने की, देखिए खिलजी भी तुर्क ही थे, पर वो तुर्कों में आगमन कहना चाह रहे हैं कि इनके अलावा जितने भी थे, जैसे कि गुलाम वंश के शासक हो गए, इसके अलावा तुगलक वंश के शासक हो गए या सैयद वंश के शासक हो गए, उनके जो रूल करने की शैली थी, कार्य करने की शैली थी, वो नगरीय प्रकार की थी, इसलिए उसे नगरीय क्रांति कहा जाएगा। जबकि खिलजियों की, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्य करने की शैली है वो ग्रामीण क्रांति है, ग्रामीणों से ज्यादा नजदीकी सिद्ध होती है, इसलिए उन्होंने इसे ग्रामीण क्रांति का। देखिए यहां पर ये सिर्फ मोहम्मद हबीब के अनुसार है, मोहम्मद हबीब का नजरिया है, ये जनरल थ्योरी नहीं है। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति, वहीं खिलजियों के कार्यों को ग्रामीण क्रांति कहा। अगर आपसे पूछ ले कि खिलजियों द्वारा सत्ता हथियाने को खिलजी क्रांति किसने कहा, तो उत्तर हो जाएगा के.एस. लाल ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि गुलाम वंश हो, इसके बाद खिलजी आए सत्ता में, तो खिलजी वंश हो, खिलजियों के बाद तुगलक आए, तुगलकों के बाद सैयद आए, ये सभी तुर्क थे। ये सभी क्या थे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये सभी तुर्क थे। जबकि इस सैयद के बाद सत्ता पर लोदी वंश आया, बहलोल लोदी के नेतृत्व में लोदी वंश की सत्ता स्थापित हुई और लोदी वंश अफगान थे। यानी दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए हैं उसमें से केवल एकमात्र वंश लोदी वंश ही अफगान था, बाकी के सभी तुर्क थे। कुछ किताबों में खिलजियों को भी अफगान बता दिया जाता है, जबकि खिलजी अफगान नहीं थे, वे केवल अफगानिस्तान में बस गए थे, मूलतः वे तुर्क ही थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम अफगान सत्ता किसके काल में या किसके नेतृत्व में बनी, तो वो बहलोल लोदी होगा, लोदी वंश, ना कि खिलजी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली की गद्दी पर अफगान 2 बार बैठे हैं, एक बार बहलोल लोदी के नेतृत्व में लोदी वंश में, और दोबारा से अफगान सत्ता की स्थापना करेगा शेर शाह सूरी
हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ने के बाद शेरशाह सूरी अफगान वंश की स्थापना करेगा। आपको यहां याद ये रखना है कि खिलजी अफगान नहीं थे, इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के द्वारा ब्लैंक महल में करवाया, लाल, काला, पीला या हरा। दोस्तों ये रंग नहीं है, बल्कि बलबन का एक दिल्ली में, बलबन के द्वारा निर्मित दिल्ली में एक महल है जिसे लाल महल के नाम से जाना जाता है, लाल महल के नाम से जाना जाता है, और यहीं अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहां हुआ, तो बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में। आपसे पूछ लिया जाए कि लाल महल का निर्माण किसने करवाया, लाल महल का निर्माण किसने करवाया, तो उत्तर हो जाएगा बलबन। आपसे पूछा जाए लाल महल कहां स्थित है, तो लाल महल दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, लाल महल दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बलबन का मकबरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बलबन का मकबरा कहां स्थित है, तो बलबन का मकबरा भी दिल्ली में ही स्थित है। और बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल भी दिल्ली में ही स्थित है, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल महल। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया, अलाई दुर्ग, सीरी नामक नगर, हजार खंभों का महल या राय पिथौरा का किला। तो ध्यान रखिएगा, अलाई दुर्ग, सीरी नामक नगर और हजार खंभों का महल, इन सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। जबकि राय पिथौरा का किला, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया। अलाई दरवाजे को दोस्तों कुश्क ए सीरी के नाम से भी जानते हैं, कुश्क ए सीरी के नाम से भी जानते हैं। जबकि हजार खंभों के महल को हजार सितून के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हजार सितून का निर्माण किसने करवाया, तब भी उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और कुश्क ए सीरी का निर्माण किसने करवाया, तब भी उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। वास्तव में एक दुर्ग नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है कुतुब मीनार के पास में। तो आपको अलाई दरवाजे के नाम से भी ये प्रश्न मिल सकता है, लेकिन किताबों में या पेपर्स में ये प्रश्न कई बार दुर्ग के नाम से पूछा है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में दुर्ग लिख दिया था, पर वास्तव में ये एक दरवाजा है दोस्तों। इसके अलावा हौज खास का निर्माण, हौज एक खास का निर्माण आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करा, तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया है दोस्तों। ठीक है, आप एक बार यहां नजर मान लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के समीप अलाई दुर्ग या अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। इसे कुश्क ए सीरी के नाम से भी जानते हैं। हजार खंभों के महल को हजार सितून के नाम से भी जानते हैं, और इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया है। हौजे खास, ये एक तालाब है, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी न्याय के समय भाईचारे व पारिवारिक संबंधों की भी चिंता नहीं करता है। ऑप्शन है बर्नी, बदायूनी, तिब्बती लेखक तारानाथ या ईश्वरी प्रसाद। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद की बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ कोरोना तुर्क, द हिस्ट्री ऑफ कोरोना तुर्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोरोना तुर्क कौन है, तो तुगलकों को कोरोना तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी किताब का नाम है तुगलक
शासन के इतिहास की जानकारी देती है ईश्वरी प्रसाद की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ कोरोना तुर्क, और उस किताब में खिलजी वंश की जानकारी भी है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जानकारी भी है। और उसी पुस्तक में ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी बेहद न्यायप्रिय राजा था, और जब वो न्याय करता था तो अपने भाईचारे यानी अपने दोस्तों की, अपने पारिवारिक संबंधों यानी रिलेटिव्स की भी चिंता नहीं करता था। न्याय करते समय उसके लिए सब बराबर थे, ऐसा ईश्वरी प्रसाद कहते हैं अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ कोरोना तुर्क में। दोस्तों, अब तक मैं आपको कई पुस्तकों के राइटर्स के नाम बता चुका हूं, कुछ पुस्तकों को हम डिटेल में भी चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से आप ये लिस्ट देख लीजिए। आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये वाली जो स्लाइड है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। आप इस पर स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जैसे भी आप मार्किंग करना चाहते हैं कर लीजिए, पर इस स्लाइड को, इसका प्रिंट स्क्रीन जरूर ले लीजिएगा और इन बुक्स को जरूर ध्यान रखिएगा। बुक से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईश्वरी प्रसाद की बुक का नाम क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ कोरोना तुर्क ये ईश्वरी प्रसाद की बुक का नाम है। इसके अलावा आदाब उल हर्ब ये फक्रे मुदव्विर की किताब है। जब मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड प्रश्न कराए थे तब मैंने आपको ये बताया था। ताजुल मासिर इसके लेखक हैं हसन निजामी, जबकि सियासतनामा के लेखक हैं निजामुल मुल्क अबू अली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने एक वीडियो में, हालांकि मैंने आपसे बाद में इसकी चर्चा कर ली थी, पर मैं पुनः कह देता हूं, एक वीडियो में मैंने सियासतनामा का जो लेखक है वो इसामी लिखा दिया था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक इसामी नहीं हैं बल्कि निजामुल मुल्क अबू अली हैं, जबकि इसामी की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम फुतूह उस सलातीन है, फुतूह उस सलातीन। तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर आपसे पूछे सियासतनामा के लेखक कौन है तो निजामुल मुल्क अबू अली। वहीं तबकाते नासरी के लेखक हो जाएंगे मिनहाज उस सिराज, और मिफ्ता उल फुतूह के लेखक हैं अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतूह के लेखक भी अमीर खुसरो ही हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो ने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि किरान ए सदाइन। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आशिका, एक पुस्तक है इनकी नूह सिपिर, एक पुस्तक है इनकी तुगलक नामा। तो ये चारों पुस्तक किसकी हैं? तो ये चारों पुस्तक भी अमीर खुसरो की हैं दोस्तों। चलिए हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की नहीं थी? जनता का चरवाहा, युग का विजेता, विश्व का सुल्तान, पैगंबर का सेनापति। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कई उपाधियां धारण की थी, जिसमें से जनता का चरवाहा अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी, युग का विजेता अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी, विश्व का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। इसके अलावा ये अपने आप को खलीफा का नायाब भी कहता था, खलीफा का नायाब। दूसरा सिकंदर अपने आप को ये कहता था। इसके मन में विश्व विजेता बनने की इच्छा थी। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी, और इस उपाधि को तो उसने अपने सिक्कों पर भी लिखवाया, यानी बहुत सीरियस था अपने इस योजना के प्रति ये। लेकिन पैगंबर का सेनापति जैसी उपाधि इसने धारण नहीं करी थी, बल्कि पैगंबर का सेनापति उपाधि खुसरव शाह ने धारण करी थी दोस्तों। मुबारक शाह खिलजी को मार करके खुसरव शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और उसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा था। तो ध्यान रखिएगा, पैगंबर का सेनापति जैसी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आप एक बार ये स्लाइड देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, वैसे तो मैं उपाधियां लिखा चुका हूं, पर आप ये देख सकते हैं, निम्न उपाधियां अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। वे स्वयं को खलीफा का नायाब कहता था, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी, जनता का चरवाहा, युग का विजेता और विश्व का सुल्तान। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा कहा? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी या खुसरव शाह? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को खलीफा नहीं कहा था, बल्कि खलीफा का नायाब, असिस्टेंट ऑफ खलीफा कहा था। तो जब उसने स्वयं को खलीफा का नायाब कहा तो अपने आप को खलीफा तो नहीं कहेगा। उसी प्रकार खुसरव शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा था, अभी अभी हम देख चुके हैं, पैगंबर का सेनापति। और जबकि प्रश्न पूछ रहा है कि किसने स्वयं को ही खलीफा कहा कि मैं ही खलीफा हूं, तो उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा दोस्तों, और उसने किसी भी प्रकार की सनद खलीफा से प्राप्त नहीं करी, बल्कि उसने कहा कि खलीफा भी तो एक राजा ही है और मैं भी राजा हूं, दिल्ली का सुल्तान हूं, हिंदुस्तान का राजा हूं, तो मैं खलीफा के बराबर हूं, स्वयं खलीफा हूं, तो मैं कोई सनद प्राप्त नहीं करूंगा खलीफा से। तो अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा कहा, तो उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बारे में बर्नी लिखता है कि यह दरबार में नग्न अवस्था में आ जाया करता था, यानी बिना कपड़े पहनकर भी आ जाया करता था दोस्तों। मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था। बर्नी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता था। दोस्तों देखिए यहां पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था। अगर आप कई किताबें या कई गाइड देखेंगे तो वहां पे खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान खुसरव शाह को लिख दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि खुसरव शाह खिलजी वंश का नहीं था, बल्कि ये तो मुसलमान भी नहीं था, ये एक हिंदू था जो बाद में धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बना। धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बना और मुबारक शाह खिलजी को मार करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। मुबारक शाह खिलजी को मार करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो ये खिलजी वंश का अंतिम शासक नहीं था। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था और वहां ऑप्शन में मुबारक शाह खिलजी और खुसरव शाह दोनों दे रखे हो दोस्तों, तो आप मुबारक शाह खिलजी ही सही उत्तर करेंगे। यदि आपने खुसरव शाह कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा। हाँ, यदि ऑप्शन में मुबारक शाह खिलजी नहीं है तो आप खुसरव शाह कर लीजिएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में वो प्रश्न विवादित होगा दोस्तों। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, किसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा? इस विषय में तो हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा, खुसरव शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खलीफा का नायाब किसने कहा, तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वयं को खलीफा किसने कहा, तो उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। वहीं पैगंबर का सेनापति स्वयं को किसने कहा, तो उत्तर हो जाएगा खुसरव शाह। देखिए, मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके एक धर्म परिवर्तित मुसलमान खुसरव शाह गद्दी पर बैठा और उसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। देखिए, ये खुसरव शाह जब गद्दी पर बैठा तो ये मुसलमान बन चुका था, पर कहते हैं कि इसने मुसलमान धर्म को दिल से नहीं अपनाया, बल्कि गद्दी पर बैठने के लिए अपने आप को मुसलमान घोषित किया था, धर्म परिवर्तित करके स्वयं को मुसलमान बना लिया। जबकि ये दिल से हिंदू था और इसके महलों में देवी देवता की पूजा होती थी। किसके? खुसरव शाह के महलों में देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो उत्तर हो जाएगा खुसरव शाह। उत्तर हो जाएगा खुसरव शाह। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर एक गवर्नर बैठा हुआ है गाजी मलिक, जो बहुत दिनों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रहा है, और उसने जैसे ही देखा कि खुसरव शाह गद्दी पर बैठ चुका है और वो मुसलमान बनने का केवल नाटक कर रहा है, बल्कि वह दिल से हिंदू ही है, तो उसने तुरंत एक नारा दिया, दोस्तों इस्लाम खतरे में है,
एक हिंदू मुसलमान बनकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया है, इस्लाम खतरे में है, इसलिए मैं जा रहा हूं दिल्ली कब्जा करने, पर मैं सत्ता परिवर्तित करने नहीं जा रहा बल्कि इस्लाम की रक्षा करने जा रहा हूं। और इस्लाम खतरे में का नारा देकर वो आया सेना लेकर दिल्ली, उसने खुसरो शाह को मारा और स्वयं बादशाह या सुल्तान बन गया, बादशाह नहीं बल्कि सुल्तान बन गया, और एक नए वंश तुगलक वंश की उसने स्थापना कर दी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किसके विद्रोह का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है? गयासुद्दीन आजम खिलजी का विद्रोह, तुगरिल खान का विद्रोह, अल्तुनिया का विद्रोह या हाजी मौला का विद्रोह? तो दोस्तों गयासुद्दीन आजम खिलजी के विद्रोह पर हम चर्चा कर चुके हैं कि यह 1225 में हुआ था इल्तुतमिश के काल में, 1225 में हुआ था इल्तुतमिश के काल में। वहीं तुगरिल खान का विद्रोह 1279 में हुआ था बलबन के काल में। मैंने आपको बताया था कि बलबन स्वयं गया बंगाल और तुगरिल खान की गर्दन उड़ा करके चौराहे पर टांग दिया ताकि कोई भी बलबन के काल में दोबारा विद्रोह करने की हिम्मत ना कर सके। वहीं अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था रजिया के काल में, बाद में रजिया ने अल्तुनिया से शादी भी करी थी, तो अल्तुनिया का विद्रोह हुआ रजिया के काल में। वहीं हाजी मौला के विद्रोह का संबंध अलाउद्दीन खिलजी के काल से है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में हाजी मौला का विद्रोह हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाजी मौला का विद्रोह और सीदी मौला का विद्रोह दोनों ही अलग अलग हैं। हाजी मौला अलग व्यक्ति है, सीदी मौला अलग व्यक्ति है। हाजी मौला का विद्रोह हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के काल में, वहीं सीदी मौला का विद्रोह हुआ है जलालुद्दीन खिलजी के काल में, जलालुद्दीन खिलजी के काल में। जलालुद्दीन खिलजी के काल में एक और विद्रोह हुआ था मलिक छज्जू का विद्रोह। मैंने आपको बताया था कि मलिक छज्जू को तो जलालुद्दीन खिलजी ने माफ कर दिया जबकि सीदी मौला को मृत्युदंड दिया था। ये सब चर्चाएं हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के किस अभियान से सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ? देवगिरी, होयसल, द्वार समुद्र और मदुरई। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में कई अभियान किए, जैसे कि देवगिरी का अभियान, होयसल का अभियान, द्वार समुद्र का अभियान और मदुरई का अभियान। और हर अभियान से अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई थी, उम्मीदों से बढ़कर। लेकिन सर्वाधिक धन यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो सर्वाधिक धन मदुरई से प्राप्त हुआ। मदुरई में पांड्य वंश का शासन था और सुंदर पांड्य और वीर पांड्य को लेकर के उत्तराधिकार छिड़ गया। सुंदर पांड्य और वीर पांड्य में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, उत्तराधिकार का संघर्ष। और इस संघर्ष के दौरान सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहा कि जाओ भाई सुंदर पांड्य की मदद करो। और सुंदर पांड्य को मदद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। मदुरई पर कब्जा करके सुंदर पांड्य को वहां का शासक बना दिया। सुंदर पांड्य से बदले में से अकूत संपत्ति की प्राप्ति हुई। तो अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक धन किस अभियान से प्राप्त हुआ तो उत्तर हो जाएगा मदुरई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस राज्य के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा? वारंगल, मदुरई, देवगिरी तो हलेबिड। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवगिरी। 1313 के आसपास देवगिरी के राजा रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राय रयान की उपाधि दी थी रामचंद्र को। लेकिन रामचंद्र के बाद उसका पुत्र शंकर देव गद्दी पर बैठा और शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया
और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दिल्ली को किसी भी प्रकार का नजराना भेजने से मना कर दिया। तब 1323 में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः मलिक काफूर को भेजा कि जाओ देवगिरी को अधीन करो। तब मलिक काफूर ने देवगिरी पर 1323 में पुनः आक्रमण किया और इस आक्रमण में शंकरदेव मारा गया। शंकरदेव मारा गया। तो इस प्रकार देवगिरी पर अंतिम आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। तो आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में अंतिम अभियान किसके विरुद्ध भेजा, तो उत्तर हो जाएगा देवगिरी। ध्यान रखना दोस्तों, वारंगल हो, मदुरई हो, देवगिरी हो, हलेबीड हो, किसी को भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया है, केवल अधीनता स्वीकार करवाई है, अपने साम्राज्य में किसी को भी नहीं मिलाया। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया, तो उत्तर हो जाएगा गलत। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी किसी भी दक्षिण भारत के साम्राज्य को या राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। ऐसा करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान होगा गयासुद्दीन तुगलक। आगे चर्चा करेंगे हम दोस्तों। आप पहले ये स्लाइड देखिए। रामचंद्र के पुत्र शंकरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तब 1312 में, हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछली स्लाइड में 1323 लिखा दिया शायद गलती से। हाँ जी, 1316 तक तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्य रहा था, इसको करेक्ट कर लीजिए, 1312 कर लीजिए। 1312 में शंकरदेव के विरुद्ध सेना भेजी और इस लड़ाई में शंकरदेव मारा गया। तो अंतिम अभियान हो जाएगा शंकरदेव के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने किस अभियान के दौरान मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ? देवगिरी, वारंगल, होयसल या पांड्य? तो दोस्तों सर्वाधिक धन तो पांड्य राज्य से प्राप्त हो रहा है, लेकिन यदि पूछा जाए कोहिनूर हीरा तो उत्तर हो जाएगा वारंगल। वारंगल में प्रताप रुद्रदेव का शासन था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने अपनी सोने से जकड़ी हुई मूर्ति अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजी या मलिक काफूर के पास भेजी, आप ऐसे कह सकते हो। सोने से जकड़ी हुई मूर्ति मतलब धन दे रहा है वो एक तरीके से, और बता रहा है कि देखो हमने अपने आप को जंजीर में कैद कर लिया है, हम आपके अधीन है, हम पर और आक्रमण न किया जाए। और इसी अभियान के दौरान इसे कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतना कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी सर्वाधिक धन यदि आपसे पूछा जाए तो वो पांड्य राज्य से ही प्राप्त हुआ है। यानी पांड्य राज्य से जितना धन प्राप्त हुआ है उसकी तुलना में वारंगल से प्राप्त राज्य कम है। सर्वाधिक धन पांड्य राज्य से या मदुरई से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के मालवा अभियान का नेतृत्व किसने किया था? नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां, एनाउल मुल्क? दोस्तों ये 4 और 1 मलिक काफूर ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और आपको इन 5 का नाम पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नुसरत खां और उलूग खां ने इसके गुजरात अभियान और रणथंबोर अभियान का नेतृत्व किया है। गुजरात अभियान और रणथंबोर अभियान का नेतृत्व यदि आपसे कोई पूछे कि किसने किया है तो नुसरत खां और उलूग खां ने किया है। हालांकि इन आक्रमणों में अलाउद्दीन खिलजी भी गया था, पर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? नुसरत खां और उलूग खां। वहीं मंगोलों के विरुद्ध जो आक्रमण होते थे उन आक्रमणों में जो नेतृत्व करता था वो जफर खां करता था, मंगोलों के विरुद्ध। इसी प्रकार दक्षिण भारत में जो अभियान हुए उनका नेतृत्व किया है मलिक काफूर ने। और मालवा में महलक देव के विरुद्ध जो अभियान भेजा था उस अभियान का नेतृत्व किया था एनाउल मुल्क ने।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि मालवा अभियान के का नेतृत्व किसने किया, तो उत्तर हो जाएगा एनाउल मुल्क ने। ये दिल्ली का कोतवाल था दोस्तों, दिल्ली का कोतवाल। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बहुत अच्छा दोस्त था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत कम लोगों की सलाह मानता था और जिन लोगों की वह सलाह मानता था उनमें से एक था एनाउल मुल्क। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्य को पार किया, यानी कि जिसने आक्रमण किए दक्षिण भारत में। हालांकि दक्षिण भारत में आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था पहली बार, लेकिन सेनापति उसका भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, और गुजरात का शासक था दोस्तों कर्ण वाघेला। कर्ण वाघेला, कर्ण वाघेला या रायकर्ण, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है कर्ण वाघेला, या फिर कर्ण राय या रायकर्ण भी लिखा हुआ आता है। ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। गुजरात का शासक था कर्ण वाघेला, और कर्ण वाघेला के विरुद्ध अलाउद्दीन की सेना ने आक्रमण किया। कर्ण वाघेला भाग करके चला गया देवगिरी। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण वाघेला गुजरात का शासक था जिस पर अलाउद्दीन की सेना ने आक्रमण किया 1299 में, और कर्ण वाघेला भाग करके देवगिरी चले गए। ठीक है, अगर उत्तर भारत के अन्य अभियानों की बात की जाए तो गुजरात में जो आक्रमण हुआ वो आक्रमण किया गया 1299 में, और यहाँ के शासक हैं कर्ण वाघेला, या जिन्हें रायकर्ण के नाम से भी जानते हैं। वहीं यदि आपसे पूछे रणथंभौर पर, तो रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण हुआ। शासक हैं हमीर देव चौहान। हटी हमीर कहते हैं ना, बहुत जिद्दी थे ये। हिंदी में कहावत चलती है हमीर हट, तो इतने जिद्दी थे कि अपने राज्य का नाश कर लिया पर शरण में आए हुए व्यक्ति को नहीं छोड़ा। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। राणा रतन सिंह, पद्मावती की जो कहानी आपने पढ़ी होगी वही रतन सिंह है। मालवा पर 1305 में एनाउल मुल्क के नेतृत्व में, और मालवा के शासक थे महलक देव। सिवाना पर 1308 में, सिवाना के शासक हैं शीतल देव। जालौर पर 1311 में, और जालौर के शासक है कानड़ देव चौहान। देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो जालौर पर आक्रमण करना चाहता था, कानड़ देव चौहान पर, ना कि सिवाना पर सिवाना दुर्ग को जालौर की चाबी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को जालौर की चाबी कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि जालौर की चाबी किसे कहा जाता है, तो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। यानी जालौर को अगर जीतना है तो पहले आपको सिवाना को कब्जे में करना पड़ेगा, अदरवाइज जालौर पर जब भी आप अटैक करने जाओगे तो आपकी सेना पर अटैक होगा सिवाना से। इसलिए 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही सिवाना पर कब्जा कर लिया, और फिर 3 साल बाद जालौर को भी जीत लिया। जालौर के राजा थे कानड़ देव चौहान। तो ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अलाउद्दीन खिलजी के सभी उत्तर भारत के संपूर्ण अभियानों की ये लिस्ट है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है मलिक काफूर को किस अभियान के समय या किस अभियान के दौरान खरीदा गया था? यहाँ पे असली सही शब्द होगा दौरान। किस अभियान के दौरान खरीदा गया था? चित्तौड़ आक्रमण, वारंगल आक्रमण, देवगिरी आक्रमण या गुजरात आक्रमण? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात आक्रमण। 1299 में गुजरात पर आक्रमण हुआ। नेतृत्व कौन कर रहा है? उलूग खां प्लस नुसरत खां। तो इन दोनों ने खंबात की खाड़ी में, खंबात बंदरगाह पर, खंबात के बंदरगाह पर एक बोली लगती देखी गुलामों की, और उसी बंदरगाह पर मलिक काफूर की भी बोली लग रही थी। उन्होंने देखा कि बड़ा हट्टा कट्टा सा गुलाम है, सुंदर सा गुलाम है, इन्हें पसंद आ गया। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे खरीद कर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दी जाए, जिससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हो जाएगा।
और इन्होंने इसे खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई वो 1000 दीनार चुकाई। इसी वजह से मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है, 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के काफी निकट आ गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने दक्षिण भारत के अभियानों के लिए सेनापति भी बना दिया। और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से बनकर के उभरा। तो आप एक बार ये स्लाइड देख लीजिए। अलाउद्दीन के सेनापतियों द्वारा मलिक काफूर नामक हिजड़े को 1000 दीनार में खंबात के बंदरगाह से खरीदा था, इस कारण इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। कालांतर में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापतियों में शामिल हो गया और उसके दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया? उलूग खान, नुसरत खां, एनाउल मुल्क, जफर खां। दोस्तों मैंने आपको बताया कि उलूग खां और नुसरत खां ये दोनों ने गुजरात प्लस रणथंबोर आक्रमण की जिम्मेदारी संभाली और इस रणथंबोर आक्रमण के दौरान नुसरत खां मारा गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रणथंबोर अभियान के दौरान कौन सा सेनापति मारा गया, तो उत्तर हो जाएगा नुसरत खां। ये स्लाइड आप देख लीजिए, वही है जो मैंने आपको बताया, वही मैंने यहां लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है दोस्तों। इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ था। इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था और हम्मीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी। आपको असत्य कथन बताना है दोस्तों। इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यह सही कथन है। हालांकि सेनापति नुसरत खां और उलूग खां थे, पर अलाउद्दीन खिलजी खुद था, तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व किया। अब इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ था, यह भी सही है। इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था, तो राजा रामचंद्र नहीं था बल्कि हम्मीर देव चौहान था। अभी अभी हमने पूरी स्लाइड देखी, तो राजा कौन था? हम्मीर देव चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि आपको बताना है असत्य कथन। हम्मीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी, यही इस युद्ध का तात्कालिक कारण भी था दोस्तों। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा यहां का शासक राजा रामचंद्र देव था, यह कथन गलत है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं दोस्तों। कथन है कि मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे, जबकि कारण हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे। ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है, जबकि कारण गलत है, कथन सही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मंगोलों का भारत में देखिए सबसे पहले ये इल्तुतमिश के काल में आए। मैंने आपको बताया था कि मंगबर्नी भारत आ गया था, जिस वजह से चंगेज खां इल्तुतमिश के काल में भारत की सीमाओं तक आ गया। हालांकि उसने भारत पर आक्रमण नहीं करा, पर उसके बाद भारत पर निरंतर आक्रमण होते रहे, पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने इनका सामना बखूबी किया, जिस वजह से मंगोल भारत में अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाए। दिल्ली सुल्तानों ने कुछ किया हो या न किया हो भारत के हित में, पर मंगोलों को भारत पर सत्ता कायम करने से रोक दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मंगोल बेहद अत्याचारी होते थे और इनको रोका है दिल्ली के सुल्तानों ने। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, जबकि कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण आपसे पूछ लिया जाए, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल में, एके के काल में। और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, नाम नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि प्रश्न दिया हुआ है मैंने। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसने हर बार इन मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि वो इस एक युद्ध में मंगोलों के प्रति मारा भी गया। देखिए, जिस युद्ध में मारा गया था उस युद्ध में भी उसने मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो आगे प्रश्न में उस सेनापति का नाम पूछा गया है, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। भारत पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय में प्रारंभ हुए, सब मैं चर्चा कर चुका हूं। मंगोलों से लड़ने के लिए ही 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न है, 78 हो गया, 79। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में, देखिए इसी प्रश्न की हम चर्चा कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए प्राण गंवाए? आ गया वही प्रश्न, जफर खां, नुसरत खां, उलूग खां या मलिक काफूर? बताइए दोस्तों। तो देखिए, नुसरत खां और उलूग खां गुजरात और रणथंबोर के आक्रमण में सेनापति थे और रणथंबोर आक्रमण में नुसरत खां की मृत्यु हुई थी। रणथंबोर के दौरान, रणथंबोर अभियान में जो मारा गया था उसका नाम था नुसरत खां। लेकिन मंगोलों के प्रति अभियान में मारा गया जफर खां। मैं बता चुका हूं, जफर खां ने कई बार मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और एक युद्ध में ये मंगोलों से लड़ते हुए पराजित भी हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां वीर और साहसी था। कई मौकों पर उसने मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर किया। चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? तो आपसे पूछ रहे हैं देवगिरी का शासक, और देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली अलाउद्दीन खिलजी की और इससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन, इसको दोबारा अच्छे से लिख लेते हैं, राय रायन की उपाधि दी थी रामचंद्र देव को। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, पहले आक्रमण में तो रामचंद्र देव थे, जो दूसरा आक्रमण हुआ, दूसरा आक्रमण या दक्षिण भारत में जो अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम आक्रमण था, उस समय यदि आपसे देवगिरी का शासक पूछे तो वो हो जाएगा रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये आपके पूरा डिटेल दी हुई है। देवगिरी अभियान 1307-8 में हुआ, शासक है रामचंद्र देव। गुजरात के शासक कर्ण वाघेला को शरण दी। कर्ण वाघेला 1299 में पराजित हुआ था, भागकर आ गया देवगिरी। देवगिरी में आ गया तो रामचंद्र देव की शरण ले ली, तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और उसने देवगिरी के विरुद्ध अभियान भेजा। रामचंद्र देव ने बाद में अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और तदुपरांत रामचंद्र को अलाउद्दीन द्वारा राय रहान या राय रायन की उपाधि प्रदान की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया? खिज्र खां, खुसरो, मलिक काफूर या जफर खां? आसान सा प्रश्न है दोस्तों, मलिक काफूर। न केवल देवगिरी आक्रमण बल्कि सभी दक्षिण भारत के आक्रमण, फिर वो चाहे वारंगल हो, चाहे द्वार समुद्र हो और चाहे मदुरई हो, इन चारों आक्रमण का जो नेतृत्व है वो मलिक काफूर ने ही संभाला है दोस्तों। दक्षिण भारत के सभी आक्रमणों का नेतृत्व अगर आपसे पूछ ले किसने संभाला है तो उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। एक बार दक्षिण भारत के अभियानों पर भी नजर डाल ली जाए तो 1307-8 में देवगिरी पर आक्रमण किया गया और देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। 1309 में प्रताप रुद्रदेव वारंगल के शासक थे। काकतीय वंश है, इसको आप वारंगल लिख लीजिए। वंश है काकतीय, जगह है कौन सी? वारंगल, ये तो वंश है। तो काकतीय वंश के विरुद्ध आक्रमण किया 1309 में और राजा है प्रताप रुद्रदेव। उसी प्रकार होयसल पर आक्रमण किया 1311 में, राजा है वीर बल्लाल तृतीय
और 1311 में पांड्यों पर आक्रमण किया। उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, बात कर चुके हैं हम सुंदर पांड्य और वीर पांड्य में, और अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर पांड्य की मदद की थी। और यहां पांड्य वंश से ही सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को, जबकि वारंगल से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। और यहाँ के राजा ने सोने से जकड़ी, जंजीरों से जकड़ी अपनी मूर्ति भी भेजी थी। अगर आपसे इसके बाद अंतिम अभियान पूछ लिया जाए तो 1312 में देवगिरी के विरुद्ध ही हुआ, और देवगिरी के शासक हैं शंकर देव। ठीक है दोस्तों, चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर उससे पहले दोस्तों थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी मेरे लिए कुछ करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जब तक हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दी थी? राजा हमीर देव, रामचंद्र देव, राजा रायकरण और मलिक काफूर। चर्चा कर चुके हैं। ये क्या हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, इसका उत्तर हो जाएगा राजा रामचंद्र। तो किसे राय रायन की उपाधि दी थी? तो उत्तर हो जाएगा राजा रामचंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कारण है, कथन दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और कारण दिया हुआ है कि वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कथन कारण दोनों सही हैं। कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है, दूसरे में सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है कारण सही है। तो दोस्तों देखिए इस पर चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये कथन तो बिल्कुल सही है। एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण ही इसलिए किया था क्योंकि वो धन प्राप्त करना चाहता था, पर उसने इतने आक्रमणों को करने के बाद भी दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं किया। इवन शंकर देव को तो मार भी दिया, फिर भी देवगिरी को भी कब्जे में नहीं किया। यानी ये बात तो सही है कि वो दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना नहीं चाहता था, जबकि कारण में दिया हुआ है करना चाहता था। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि कथन तो सही है किंतु कारण गलत है। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कौन सा है, कथन सही पर कारण गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा वर्ग ने विरोध किया? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये अलाउद्दीन तुगलक लिख दिया है, यहां पर ऑप्शन होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, और साथ ही वह विश्व को जीतना भी चाहता था। वह विश्व को जीतना चाहता था और नया धर्म चलाना चाहता था। लेकिन ये दोनों ही योजनाएं उसने छोड़ दी, क्योंकि उसका एक दिल्ली का कोतवाल और उसका एक मित्र था एनाउल मुल्क। मैं आपको बता चुका कि एनाउल मुल्क की बात अलाउद्दीन खिलजी मानता था। उसने कहा कि भैया विश्व को जीतने की भी बात छोड़ दो, क्योंकि अभी तो भारत पर ही संपूर्ण रूप से कब्जा नहीं हुआ, तो विश्व को जीतना तो भूल जाओ आप। सिकंदर जैसा व्यक्ति भी विश्व को नहीं जीत पाया। अगर आप विश्व को जीतने निकलोगे तो भारत भी आपके हाथों से चला जाएगा। और नया धर्म चलाने की बात भी छोड़ दो, क्योंकि नया धर्म चलाने की बात करोगे उलेमा वर्ग से आपका संघर्ष होगा। पहले भारत पर कब्जा तो कर लो, इतने मजबूत नहीं हो आपकी पूरे भारत में धर्म की लड़ाई लड़ सको। तो ये दोनों बातें आप भूल जाओ। और अलाउद्दीन खिलजी बोला ठीक है फिर पहले राज्य ही कर ले, तो उसने अपनी ये दोनों योजनाएं छोड़ दी। तो आपसे पूछे कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था पर उलेमा वर्ग ने विरोध किया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी। किसके कहने पर उसने अपनी ये योजना छोड़ दी? तो एनाउल मुल्क हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप ये स्लाइड एक बार देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी और इस उपाधि को अपने सिक्कों पर भी खुदवा दिया। वो एक नवीन धर्म भी चलाना चाहता था, किंतु दिल्ली के कोतवाल और उसके मित्र एनाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया।
चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी कब बनाया? 1296, 1304, 1310 या 1315? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1304। 1304 में सीरी को राजधानी बनाया गया है। सीरी वास्तव में दिल्ली में ही एक जगह है। उस समय दिल्ली आज की दिल्ली जितना विस्तृत नहीं थी, तो दिल्ली के पास कह सकते हैं आप, सीरी नाम का एक जगह था। उस सीरी में सीरी दुर्ग बनाया और वहीं से अपनी राजधानी चलाई। तो 1304 में सीरी को राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा 1504 में, ठीक 2 साल बाद, 200 वर्ष बाद आगरा को राजधानी बनाएगा सिकंदर लोदी। तो अगर आपको यह डेट याद है तो आपको यह भी याद हो सकती है, 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। कारण पूछ ले कि क्यों बनाया था सीरी को अपनी राजधानी, तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए। क्योंकि मंगोलों का मेन टारगेट था किसी भी प्रकार दिल्ली पहुंचा जाए, लेकिन दिल्ली छोड़ो, सीमा से आगे नहीं बढ़ने दे रहा उनको जफर खां। पर फिर भी अपनी तैयारी के फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में दुर्ग का निर्माण करवाया और 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 25 प्रश्न। विस्तृत रूप से हम आगे अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।